गैंग मेंबर से उन्होंने मीटिंग की है उसके यहाँ। एएसपी बहुत दौड़ा रहा है, तो इस पर कुछ करना चाहिए हम लोगों को। उसने आकर के मेरे छाती पर एक धक्का मारा, पीटो, मारो इनको। इस घटना के 6 महीना पहले ही मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। फॉर अबाउट 2-3 सेकेंड मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, क्योंकि दर्द बहुत हुआ था। मेरा नाम अभयानंद है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी भी एक आईपीएस ऑफिसर थे। मैंने अपनी पढ़ाई सेंट ज़ेवियर सेंट माइकल्स पटना में की और रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल बीएससी ऑनर्स किया, फिर शिफ्ट हो गया और फाइनली ग्रेजुएट किया फिज़िक्स में पटना यूनिवर्सिटी से। यूपीएससी मैंने 1977 बैच में क्वालिफाई किया एज एन आईपीएस ऑफिसर अलॉटेड टू बिहार कैडर, 48th डीजीपी ऑफ बिहार। मेरे पिताजी भी आईपीएस ऑफिसर थे और मेरी सबसे पहले मेमोरी लाइफ की है, जिस समय शायद मैं 4 साल का रहा हूँगा, चाईबासा एसपी का रेसिडेंस। और उस रेसिडेंस के एसपी के रेसिडेंस के चारों तरफ अमूमन पुलिस का पहरा रहता है और काफ़ी सिपाही लोग रहते हैं, बैरक्स रहता है, उनके टेंट्स होते हैं। तो मैं उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के कंधों पर चढ़ कर के स्कूल जाया करता था। और वो अपने टेंट में, बैरक में जब खाना बनाते थे तो पीढ़िया एक होता था, उस पीढ़िया पर उनके साथ बैठ कर के खाना भी खाता था। भात, दाल, चोखा, सब्जी, घी, अचार, पापड़। तो ये मेरा बचपन था, स्कूल जाने के ठीक पहले वाली बात। मैंने बीएससी की पढ़ाई शुरू की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, रामजस कॉलेज में, फिज़िक्स ऑनर्स। वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स हुआ करता था। उसमें मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया एंड बिल्कुल बहुत सुंदर मार्क्स आए थे फर्स्ट ईयर में। तीनों साल का एग्ज़ाम होता था यूनिवर्सिटी का, बट कुछ सर्टेन रीज़न से मुझे आना पड़ा पटना यूनिवर्सिटी में। यहाँ 2 साल की पढ़ाई थी फिज़िक्स ऑनर्स की। और जब मैंने पटना यूनिवर्सिटी जॉइन किया तो मैंने पाया कि यहाँ थियोरेटिकल फ़िज़िक्स पढ़ने का स्कोप ही बहुत कम था, क्योंकि मैथमेटिकल फ़िज़िक्स हुआ ही नहीं करता था, सब्जेक्ट ही नहीं था। अब है वहाँ। तो मैंने ये समझ लिया कि थियोरेटिकल फ़िज़िक्स, जिसमें मेरा घोर इंटरेस्ट था, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। और चूँकि मैं फ़िज़िक्स में फ्रंटियर लेवल पर नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैंने तय कर लिया कि जो सेकंड बेस्ट था मेरे हिसाब से, दैट वाज़ यूपीएससी। वो मैंने फ़िज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स लेकर के दे दिया। आईपीएस के लिए 1 साल कम होता था मिनिमम एज, और आईएएस में 1 साल, आईएफएस में 1 साल ज़्यादा होता था। तो मैंने जो 1 साल कम वाला एज का पीरियड था, उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस हो गया। तो उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, कोई फ़र्दर कुछ नहीं किया। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट स्टक इनटू आईपीएस। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चार्ज था एएसपी सासाराम का। उसमें वो सब डिवीज़न काफ़ी क्राइम इन्फेस्टेड था, डकैतियाँ बहुत अधिक हुआ करती थीं और रोड होल्ड अप्स बहुत अधिक होते थे। एक मुझे याद है, डकैती हुई बैंक में, ब्रॉड डे लाइट, और मैं उस समय ऑफ़िस में था, बरसात का दिन था। मैंने घर से गम बूट्स मँगवाए, अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था, गम बूट्स मँगवाए, कीचड़, कादो, पानी में, और मैंने ट्रेल किया क्रिमिनल्स का, जिस डायरेक्शन में वो भागे थे। मुझे जहाँ तक स्मरण है 3-4 किलोमीटर का ट्रेल था और फाइनली हम लोगों ने उस कैश को रिकवर किया। मेरे लिए संभवतः एक बहुत बढ़िया केस था, जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया 2 घंटे के अंदर में, ट्रैक करते-करते, लोगों से पूछते-पूछते रास्ता। और अभी भी मुझे याद है कि जब मैं गवाही देने गया था उस केस में एज़ एसपी मधेपुरा, तो मुझसे डिफेंस लॉयर ने पूछा था कि आपको याद है एएसपी साहब कि आप यूनिफ़ॉर्म में थे या सादे में थे? और हमने जवाब दिया था कि मैं सादे में था और गम बूट्स पहने हुए था, चूँकि बरसात का मौसम था और कीचड़ में मुझे जाना था। तो इस पे काफ़ी हँसी भी कोर्ट में जनरेट हुई थी। दैट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। एक यंग आईपीएस ऑफिसर शायद पहली बार डकैती डिटेक्ट कर रहा है अपने एफ़र्ट से। अच्छा लगा था। पहली बार मैंने एक हत्या का केस देखा था, बुलेट्स शॉट थ्रू एंड थ्रू था। तो उसमें
एक चौकीदार बॉडी को उलट रहा था और एज एन प्रोबेशनर मैं इंक्वेस्ट बना रहा था। तो थानेदार बता रहे थे कि यहाँ क्या लिखना चाहिए आपको। तो वो जब मैं कर रहा था तो अजीब तरह की फीलिंग हो रही थी कि कौन सी चीज़ मैं कर रहा हूँ। बट थानेदार लोगों ने मुझे बताया कि आप सेंसिटिव मत होइए, ये आए दिन आपके नौकरी में मिलेगा आपको। इसलिए एक प्रॉपर तरीका है इसको देखने का, एंड यू डोंट सी इट एज़ अ रिलेटिव ऑफ दैट पर्सन, यू सी इट एज़ अ प्रोफेशनल। तो एक ज्ञान मुझे मिला कि आपको जो भी काम करना है, उसमें आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। फिर आई रिमेंबर बॉडी जो एज़ अ प्रोबेशनर मैंने देखा था, शायद पहला बॉडी था वो, जिसमें एक मज़दूर ट्रक पे बैठा हुआ था, ट्रक उलट गया और वो मज़दूर ट्रक के नीचे चला गया और उसका डेड बॉडी निकालना पड़ा था। तो सेंसिबिलिटीज़ तो अफ़ेक्टेड हो ही जाता है, लेकिन धीरे-धीरे समझ में आ गई बात कि यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट इमोशनल सिस्टम। जिस समय ये टास्क मुझे दिया गया था कि क्राइम को कंट्रोल कीजिए, तो मैंने एनालाइज़ करके देखा कि जितने भी वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं, सब में एक छोटा-सा गन या बड़ा गन ज़रूर इन्वॉल्व्ड होता है। तो हमको लगा कि अगर गन के यूज़ पर हम कंट्रोल कर लें, लोगों को गन लेके चलने में ही भय हो, तो उसके लिए स्पीडी ट्रायल आर्म्स एक्ट का हमने कराया था, व्हिच इज़ अ वेरी सिंपल केस, पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। तो हमको सिर्फ़ 2-3 गवाह चाहिए था। एक जो दरोगा जी पकड़े उसको, जो उम, सार्जेंट मेजर उसका एग्ज़ामिन करते हैं, ये दोनों पुलिस के गवाह हैं, और एक और कोई गवाह जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर है वो। 3 गवाह अगर हो गया तो बहुत है, और 3 गवाह में 10 डेज़ के अंदर में आर्म्स एक्ट में सज़ा हो रही थी। आप आज पकड़े गए और 10 दिन के अंदर में आपको 3 ईयर्स आरआई हो रहा है। तो लोगों में दहशत तो होने लगा था कि आर्म्स लेके नहीं चलो, पकड़े जाओगे तो तुरंत सज़ा हो जाएगी। हम अकेले ही थे, ऑलमोस्ट एक बॉडीगार्ड था हमारे साथ और कोई नहीं था। एक व्यक्ति था, पता नहीं उसका मैंने नाम भी नहीं पता किया। उसने आकर के मेरे छाती पर एक धक्का मारा और बहुत तेज़ धक्का था। उसके करीब 6 महीना पहले, इस घटना के 6 महीना पहले ही मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था और मैं करा कर के गया था, सो दिस होल चेस्ट वाज़ स्प्लिट। ओपन हार्ट सर्जरी में वहाँ पर स्प्लिट होता है। तो फॉर अबाउट 2-3 सेकंड्स मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगा, क्योंकि दर्द बहुत हुआ था। उस समय एक आम रिएक्शन होता है, पीटो, मारो इनको। तो मेरे पास जितना फ़ोर्स दूर पर खड़ा था, उसको अगर इशारा मिल जाता तो लाठीचार्ज बहुत तेज़ी से होता वहाँ। आई वाज़ द डीजीपी ऑफ द स्टेट। बट हमको लगा कि नहीं, जिस मकसद से हम आए हैं, अगर हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किए, तो वो मकसद पूरा नहीं होगा। और मेरा मकसद ये नहीं है कि इस यहाँ के भीड़ को लाठीचार्ज करके, मेरा मकसद था कि केस का डिटेक्शन होना चाहिए। एंड आई न्यू कि अगर मैं इस तरह से करूँगा तो केस का डिटेक्शन नहीं होगा, कोई दूसरा इश्यू खड़ा हो जाएगा। हमने उसको कंट्रोल किया, अपने गुस्से को। मैंने कोशिश भी नहीं की जानने की किसने किया। लोग आके बहुत अपोलोजाइज़ कर रहे थे कि सर फिरा है, वो उसको माफ़ कर दिया। आई सेड ऐसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। आई वाज़ मोर इंटरेस्टेड इन द डिटेक्शन ऑफ द केस। कि आपको हम कई इंस्टेंसेस बता सकते हैं, जहाँ हमको, जब मैंने पीछा किया किसी क्रिमिनल का क्राइम के थ्रू, तो बहुत तेज़ी से किया और ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ऑलमोस्ट पर्सनली इन्वॉल्व्ड हूँ। और जब मैं बाहर आऊँगा उस व्यवस्था से और किसी दूसरे सिचुएशन में, आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। एक सीबीआई में मैं था, तो मैंने एक रेड किया था एक ऑफ़िसर के यहाँ, उस पर चार्जशीट भी मैंने किया। सीबीआई से जब बाहर आ गया, मैं ट्रेन पर चला आ रहा था, मेरे पास टिकट रिज़र्वेशन नहीं था और मुझे बहुत जल्दी में आना था। उसको मैंने पहचाना नहीं, वो आदमी बैठा हुआ था बर्थ पर, उसके पास रिज़र्वेशन था। उसने उठ के खड़ा होके कहा, सर आपको शायद जगह नहीं मिल रही है, आप आइए मेरे बर्थ पर बैठिए। मैं पहचानता नहीं था उसको, भूल गया था फेस। उसने टीटी के पास जा कर के और मेरे लिए एक बर्थ अरेंज कर दिया और उसके बाद आगे कहा कि आपको अलीगढ़, दिल्ली से पटना जा रहा था मैं,
अलीगढ़ में सर आपको बर्थ मिल जाएगा। एंड देन ही आस्क्ड मी कि आपने पहचाना मुझे? आई सेड नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। तो मैं वही हूँ जो बनारस में आपने मेरे यहाँ रेड किया था। तब मुझे याद पड़ा कि अच्छा ये वही व्यक्ति है। तो उसने कहा सर आपसे हमको कोई पर्सनल शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने जो बिहेवियर किया है ऑल थ्रू द सर्च, करीब 1 डे का सर्च था, वो एकदम सही था। और सर जो हमने किया या नहीं किया, आपने चार्जशीट कर दिया था, उसकी भी शिकायत नहीं है। तो वो इस एक्सटेंट तक जा कर के उसने हमारी मदद की। तो आप सोच, और ये ऐसा एक नहीं है, ऐसा 4-5 इंसिडेंट है जो मैंने अपने बुक में भी लिखा है। इस सब इंसिडेंट्स को हमने मेंशन किया है। ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, देयर आर गैंग्स एंड गैंगस्टर्स। गैंगस्टर्स ने मीटिंग उसके साथ, जो उसके गैंग मेंबर्स उन्होंने मीटिंग की है उसके यहाँ। एएसपी बहुत दौड़ा रहा है, तो इस पर कुछ करना चाहिए हम लोगों को। तो उसका जो गैंग लीडर था उसने कहा कि वो अपने कानून के दायरे में और अपने रोल को अदा कर रहा है, तुम्हारा जो रोल है तुम करो, वो तुमको तंग करता है क्या पर्सनली? घर पे तुम्हारी बहू-बेटियों के साथ खराब व्यवहार कर रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं करता है, आपको किसी गलत केस में फँसा दे रहा है, नहीं वो भी नहीं कर रहा है। तो उसने कहा कि तो तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है, जहाँ एनकाउंटर होगा वहाँ हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा था कि क्रिमिनल्स में भी एक ह्यूमन ट्रेट होता है, और वो ह्यूमन ट्रेट होता है जस्टिस का। उनका एक अपना अलग सेंस ऑफ जस्टिस है। तो आप अपने जस्टिस के सेंस में रहिए, वो अपने जस्टिस के सेंस में रहें, इंटरैक्शन होगा तो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट हूएवर इज़ द विनर। बूथ कैप्चरिंग एक बज़वर्ड था, और ये मिथ्या नहीं था। होता था बूथ कैप्चरिंग, जिसके पास औकात थी, ताकत थी, वो बूथ कैप्चर करते थे। इसको मैंने बहुत गहराई में समझने की कोशिश की थी कि होता क्या है और क्यों होता है। जो एक चीज़ मुझे समझ में आई थ्रूआउट माय करियर, 1979 वाज़ द फर्स्ट ईयर प्रोबेशन में हमने एक इलेक्शन देखा था, और वहाँ से मैंने समझना शुरू किया था। वो था फेयर इलेक्शन एंड फ्री इलेक्शन। और दोनों को जर्नलिस्ट लोग फ्री एंड फेयर बना करके एक साथ लगा देते थे, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। फेयर इलेक्शन पे मेरा ज़्यादा ज़ोर था। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था बोगस वोटर्स, और बोगस वोटर्स की संख्या इतनी अधिक हो गई थी बिहार में कि उसको लोग कई नाम से बुलाते थे। अ, हर पॉलिटिकल पार्टी वो अपने तरीके से, और ख़ास करके जो पार्टी इन पावर रहता है, वो बोगस वोटर्स का एक ज़ख़ीरा खड़ा कर देता है, और उसी के थ्रू इलेक्शन मैनिपुलेट होता है। उसमें आप कितना भी फ़ोर्स लगा लीजिए, बीएसएफ, सीआरपी, एकदम लगेगा कि वहाँ वॉर होने जा रहा है। हर बूथ पे लगता है कि एलएमजी लगा-लगा के बैठे हुए हैं। कोई वॉर नहीं होना है वहाँ। कोई नहीं आता है बंदूक लेकर के लूटने के लिए। वो पहले से मैनेज रहता है, और सब बोगस वोटर्स के माध्यम से रहता है। तो हमने जो अटेम्प्ट किया था, जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, तो ये हमने कन्विंस करके प्रयास किया था कि बोगस वोटिंग को रोकने के लिए बोगस वोटर्स को छाँटना ज़रूरी है। और 2005 का जो इलेक्शन था, सेकंड इलेक्शन, उसमें ये एक्सरसाइज़ हमने कराया था, अपने एफ़र्ट से भी कराया था। उसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हुआ था, और फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन भी इन्वॉल्व हुआ था, दोनों तरीके से हुआ था। तो ये जो घटा, हम लोग का एक कैलकुलेशन था कि 5 करोड़ वोटर्स थे बिहार में उस समय, 2005 में। उसमें मेरे हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से, करीब 28 लाख बोगस वोटर्स, और उनका नाम कटते-कटते करीब 17 लाख कटा था, और तब भी रह ही गया था। बट उसी जो कटा था बोगस वोटर्स का लिस्ट में से, उसी ने मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया था। मैं शाम का वक़्त था, पढ़ा रहा था रहमानी 30 में, जो हमेशा जाता था ऑफ़िस के बाद। ऑफ़िस के बाद गया था पढ़ाने के लिए। वहीं फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी थे लाइन पर, उन्होंने फ़ोन पे बताया। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर अवेलेबल रहेंगे तो मैं आके आपको अपना धन्यवाद ज्ञापन कर दूँगा। और उसके बाद मैं चला गया उनके यहाँ, करीब 10 मिनट एक प्रिलिमिनरी बात हुई,
और फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ही दिया था। ये संभवतः जहाँ तक मुझे याद है 25 अगस्त था 2011। वेग इनपुट्स हमेशा रहता है। टेररिज्म ऐसा नहीं था कि इंडिया में था ही नहीं और वो पहली बार हुआ था, वहाँ तो था। और एक वेग इनपुट रहता है, और इनपुट को अगर आप उस समय का पढ़ेंगे तो लोकल जो गुंडा लोग थे उनका भी इनपुट था, टेररिस्ट लोगों का भी था, एक्सट्रीमिस्ट का भी था। एक जनरल इनपुट आप बना देते हैं और दे देते हैं। उससे बहुत इट्स नीदर हियर नॉर देयर, अंग्रेजी में जो बोला जाता है, बट है लिखा हुआ कुछ है। जो स्पेसिफिक की बात है आपने की है, ये स्लीपर सेल की आपने बात की थी कि स्लीपर सेल दरभंगा और मधुबनी में थे। इस केस में जब डिटेक्ट हुआ तो वो स्लीपर सेल झारखंड का था। इट वाज नीदर दरभंगा और नॉर मधुबनी, झारखंड का था। और डिटेक्शन विद इन नो टाइम हुआ था। घटना ख़त्म हुई है और विद इन अ कपल ऑफ आवर्स पूरा एग्जिबिट्स के साथ और पूरे नक्शे के साथ झारखंड के रांची के हटिया एरिया से वो रिकवरी हुई और स्लीपर सेल का पूरा डिटेक्शन हुआ। उसके बाद एनआईए को दे दिया गया। एनआईए ने उसका कनेक्टिंग द डॉट्स बनाया, बिकॉज और उसी के डिटेक्शन के साथ साथ बोधगया का भी डिटेक्शन हुआ जो ब्लास्ट हुआ, जो एनआईए करीब 6 मंथ्स पहले से लेके कर रही थी केस को, वो भी साथ ही डिटेक्ट हुआ था। टाइमिंग को अगर आप गौर से देखेंगे तो दी देन चीफ मिनिस्टर गुजरात के हवाई अड्डा पटना में लैंड करने के समय पटना रेलवे स्टेशन का ब्लास्ट हो चुका था। तो ये तो सूचना ओपन थी, पूरे पटना में थी, सबको जानकारी थी। उससे ये भी कनेक्टेड हो गया था कि जो टीम आई थी यहाँ, स्लीपर सेल वाली टीम, उसमें से 2 लोग में से एक तो मरनासन ही था, दूसरे से ही कुछ बात हो पा रही थी। उससे इतनी जानकारी मिल चुकी थी कि कुछ लोग उस सेल के पहले आ चुके हैं और वो गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, तो इतनी जानकारी हो गई थी। ये आई थिंक थोड़ा सा, इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, अब समय काफ़ी निकल गया है, उनके गांधी मैदान पहुंचने के पहले ही एक ब्लास्ट गांधी एलिफिंस्टन सिनेमा के पास कहीं हो गया था। वो एग्जैक्टली लोकेट हम नहीं कर पा रहे हैं, बट प्रोबेबली उनके आने के बाद भी हुआ वहाँ। तो 2 ब्लास्ट एटलीस्ट तो पहले ही हो चुका था। इसलिए ये कहना कि उनके आने के समय ही जानकारी हो गई थी कि ब्लास्ट होगा, 2 तो ऑलरेडी हो चुका था। तो एक्सपेक्टेड था कि और भी कुछ हो जाएगा। तो आपको हम एक जनरल कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर में परेशान वो होता है जो पॉलिटिकल प्रेशर लगाता है। जिस पर लग रहा है वो नहीं परेशान होता है। एटलीस्ट हमको तो नहीं हुई थी परेशानी। आपका काम है प्रेशर लगाना, क्योंकि आपको हक है बोलने का, तो आप बोलिए, सुनेंगे। ऐसा भी नहीं है कि उसको सीधे निकाल देंगे। अगर लगेगा कि नहीं, आप एक एग्ज़ाम्पल हम बता सकते हैं कि लगा कि काम की बात बोल रहे हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और अपने डिसीज़न को बदलेंगे भी। लेकिन सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप कोई उस पद पर हैं जहाँ से आप हमको आदेश कर दे सकते हैं, तो नहीं करेंगे। एक एमएलए साहब थे, वो रूलिंग पार्टी के थे, मैं एसपी था वहाँ। एक केस में डकैती का केस हुआ था। आई वेंट देयर इमीडिएटली और हमने तुरंत सुपरविज़न नोट अपना लिखा, एक आदमी को अक्यूज़ हमने बनाया। बहुत सारी गवाहियाँ हुई थीं और चार्जशीट के लिए हमने अक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर हमने निकाल दिया। उसके बाद वो एमएलए साहब आए, बोले कि आपका डिसीज़न गलत है। हमने कहा कि आप, उन्होंने ही ऑफ़र किया कि आप एक मेथड बताइए जिससे कि आपको हम प्रूव कर दें कि आपका डिसीज़न गलत है। आई टोल्ड हिम कि एक आईएएस प्रोबेशनर हैं, वहीं बैठे हुए थे। हमने कहा कि आप इनके साथ चले जाइए, इनके रिश्तेदार हो करके उस गाँव में, और जा कर के इनकी बात सुन करके तब हमको बताइए क्या हुआ है। तो वो आईएएस प्रोबेशनर, जिसको उस ज़िला से कोई लेना देना नहीं था,
वो एमएलए साहब के साथ उनका रिश्तेदार होकर के चला गया वहाँ और उधर से आके बोला कि सर आपको जितने लोगों ने गवाही दी थी सब झूठ बोल रहे थे। क्योंकि उन लोगों ने एमएलए के सामने कहा कि बहुत बड़ा बदमाश था, यही मौका था जब इसको फँसा सकते थे हम लोग। तो सबों ने नाम ले लिया उसका और जब सबों ने नाम ले लिया तो हमने भी ऑर्डर कर दिया कि चार्जशीट करो। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उस समय होता नहीं था। एंड व्हेन आई हर्ड दिस देन आई रियलाइज़ कि अरे ये तो और हम भी बेवकूफ़ की तरह कर रहे थे। क्योंकि जितनी बातें वो बोल रहे थे सबको इतनी संख्या में लोग बोल रहे थे कि मुझे लगा कि अगर सब लोग यही बोल रहे हैं तो सही होगा। और जब एमएलए से वो लोग बात कर रहे थे तो कहे कि तो क्या करते हो? इतना बदमाश था कि लगा कि यही तो मौका है इसको फँसाने का। आई वेंट इंटू डिटेल्स 3 महीने तक मैंने उस केस को फिर से रीओपन करके देखवाया। आई वाज़ कन्विंस्ड और तब मैंने अपने ही ऑर्डर को चेंज किया। तो इसमें दबाव तो नहीं था। इसमें था कि हम आपको कन्विंस कर देंगे कि आपने जो निर्णय लिया वो गलत है। और कोई भी कन्विंस कर देगा, वो तो रिक्शा वाला भी कन्विंस कर देगा तो मान लेंगे। एक बार स्पेशल ब्रांच में मैं था और मुझे स्पेशल ब्रांच का जो चीफ होता है, उसका रोल होता है डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के साथ इंटरैक्ट करने का। तो इट्स वन पोस्ट जहाँ सीएम और स्पेशल ब्रांच चीफ को एक ट्रस्ट रखना पड़ता है अपने अंदर, दोनों को एक दूसरे के ऊपर। अगर ऐसा लगने लगे कि नहीं बात ही नहीं होती है, अगर बात ही नहीं होगी आपकी किसी से तो ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो जब भी वो मौका मिला मुझे और लगा कि नहीं ट्रस्ट हो नहीं सकता है, तो मैंने छोड़ दिया, लिख के छोड़ा कि मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए और डीजी को भी हमने बता दिया कि मैं नहीं रह सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई है? हमने कहा परेशानी नहीं हुई है लेकिन अंदेशा तो है ही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब बात ही नहीं होनी है, बात होगी तभी तो पता चलेगा कि ट्रस्ट है या नहीं है। हमको मालूम है कि हमारी बात नहीं होनी। ओवर। इश्यू है कि दोनों का मकसद जो है बिल्कुल अलग-अलग था, जो शुरुआत में नहीं पता चला। 3-4 साल के बाद क्लियर हो गया। एक था कि ही वाज़ अ प्रोफ़ेशनल टीचर। उसकी ज़िंदगी ही उसी पर बेस्ड थी, उसका लाइफ़ उस पर बेस्ड था। उसके लिए वो प्रोफ़ेशन था। मेरे लिए ये पैशन था और पैशन और प्रोफ़ेशन एक साथ चलता ही नहीं। तो एक ये है, दूसरा है कि ये सुपर 30 जो है बहुत चर्चित हो गया। इसको मैंने क्वेश्चन अपने आप से किया कि इंटरनेशनल मीडिया आया इसमें, सबसे पहले इंटरनेशनल ही मीडिया आया था, नेशनल मीडिया नहीं था यहाँ और उसने इसको कैरी ऑन किया करीब 3-4 वर्षों तक। सडनली आप देखिएगा कि इंटरनेशनल मीडिया एकदम बैल के आई मीन किसी जानवर के सींग की तरह वो डिसअपियर कर गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की कि क्यों डिसअपियर कर गया ये? दे टूक इंटरेस्ट एंड दे लॉस्ट इंटरेस्ट। उसके बाद इंडियन मीडिया, नेशनल मीडिया का इंटरेस्ट इसमें रह ही गया। दे लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज़ उनके लिए सुपर 30 वाज़ नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। न्यूज़ मैंने समझने की कोशिश की कि न्यूज़ होता क्या है? इसको बुक में मैंने डिटेल में लिखा है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ इज़ व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग देन इट इज़ न्यूज़, अदरवाइज़ न्यूज़ नहीं है। तो एक आईपीएस ऑफ़िसर प्रो बोनो पढ़ा रहा है फ़िज़िक्स, वो भी एट द लेवल ऑफ आईआईटी जेईई, तो ये न्यूज़ है। बट एक मैथमेटिक्स टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, ये न्यूज़ नहीं है। उन लोगों ने इसको उसी लाइन पर लिया, जैसे ही देखा कि मेरा एग्ज़िट हो गया वहाँ से 2008, आप देखिएगा इंटरनेशनल मीडिया कंप्लीटली क्लोज़ डाउन। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में मेरा बहुत फ़र्म ओपिनियन है कि जो मेरा नेचर है, मैं हाथ जोड़ करके वोट नहीं माँग सकता हूँ। इलेक्शन के दौरान आप हाथ जोड़े चलते हैं चारों तरफ, कम से कम वोट तो माँगते रहते हैं। तो ये है आपका माँगने की प्रक्रिया।
अभिवादन की नहीं है ये। अभिवादन की जा सकती है किसी के साथ भी, लेकिन माँगा नहीं जा सकता ऐसे, मुझे दे दीजिएगा। तो जब आप ऐसे हाथ कर दिए, तो आप याचक हो गए हैं। और उसके बाद जब आपको याचना में कोई चीज़ मिल गया, तब आप कहते हैं एवं अस्तु, आशीर्वाद देंगे। तो जो हाथ ऐसे हो गया, फिर वो ऐसे नहीं हो सकता है। या तो ऐसे होगा या ऐसे ही होगा। अगस्त 2022 रूपा पब्लिकेशन ने मेरी एक किताब लिखी जिसका टाइटल है अनबाउंडेड, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, पुलिस, फिजिक्स एंड सुपर 30। ये विदिन 20 डेज ऑफ इट्स लॉन्च, जो अमेज़न पर प्रतिदिन लिस्ट होता है, तो एक बेस्ट सेलर के रूप में करीब ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ इट रिमेन्ड देयर एज अ बेस्ट सेलर। इस बुक के बारे में मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि सभी बुक्स किसी न किसी को डेडिकेट की जाती हैं। हमने जो डेडिकेट किया था इस बुक को, वो था टू द कांस्टेबल्स ऑफ बिहार पुलिस, जिनकी गोद में मेरा बचपन बीता था, और टू द आम आदमी ऑफ बिहार, जिसने मुझे विम्स एंड फैंसीज ऑफ पॉलिटिशियंस इन पावर से प्रोटेक्ट किया था, उनको मैंने डेडिकेट किया है। ऐसे मैंने इस किताब को जो लिखा है, उसमें सामने में प्रोबेशनर था मेरे, एक आईपीएस प्रोबेशनर। तो कभी-कभी लगता है कि ये लोग आ जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ। कोई सुपरमैन होकर के आए हैं, या सुपर ह्यूमन बीइंग होकर के आए हैं, या सॉल्वर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स होकर के आए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ।